नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। बिहार के सीतामढ़ी से जो इस बार सांसद चुने गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनकी एक बयान जो उन्होंने दिया था वो आज बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। और क्या उनका दिया हुआ ये बयान आने वाले बिहार विधानसभा में कोई बड़ा कारनामा करने वाला है? आज हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सीतामढ़ी जब लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हुआ था तो देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के एक ऐसे नेता हैं, या यूं कह लीजिए कि वो उन्होंने अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार घोषित कर दिया था सीतामढ़ी से। और जब सीटों का नाम फाइनलाइजेशन होने लगा तो नीतीश कुमार जी ने भी इनको वहाँ से टिकट दे दिया। तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं न कहीं इन्हें पहले से कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए। जहाँ एक और वहाँ पर पिछड़ी जातियों का दबदबा शुरू से रहा है, उन्हीं में से कोई न कोई कैंडिडेट बना है। वहाँ के आसपास के इलाके देख ले, चाहे शिवहर की बात करें चाहे सीतामढ़ी की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा था कि उसी वर्ग को यहाँ से भी इस बार रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, टिकट मिला देवेश चंद्र ठाकुर को। और संजोग की बात कि ये यहाँ से चुनाव जीत भी गए। इनके जीतने की उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन फिर भी चुनाव इन्होंने जीता। जिस प्रकार से पूरे देश में लोकसभा में ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि भाजपा इतना बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो इस परिणाम ने एक बार फिर से इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। भाजपा कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि यूपी में इस तरह की करारी हार होगी। और कहीं न कहीं भाजपा बैकफुट पर जो आई, उसमें सबसे बड़ा रोल यूपी का ही रहा। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सांसद महोदय ने जो बातें बोली, ये कहीं न कहीं इस चुनाव को अगर आप जोड़ कर देखेंगे, इसको रिलेट करता है। उन्होंने बयान क्या दिया था? अगर वो सिर्फ मुस्लिम और यादव की बात करते तो फिर भी कहीं दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये पूरे देश में सभी जानते हैं कि मुस्लिम भाजपा को हराने के लिए उनके एगेंस्ट में जो भी दल रहेंगे वो उनको वोट कर देता है। और बिहार में खास करके जिस प्रकार से यहाँ जातियों में बटा हुआ पूरा का पूरा समीकरण है,
कौन कब किधर पलट जाएगा, और पूरी पार्टियां इन्हीं जातियों के आधार पर केंद्रित है और इन्हीं जातियों का राजनीति भी करती है। इसमें भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। यहाँ के मैक्सिमम 90% बोल लीजिए यादवों को लगता है कि उनके सर्वमान्य नेता लालू यादव है और वो आंख बंद करके आरजेडी को वोट करती है। लेकिन जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें आई थी और इस बार उनकी और 9 सीटें कम होकर 30 सीट पर आ गई, और खास करके अगर इन सांसद महोदय के बयान को अगर आप देखें, इसका इफेक्ट जो 4-5 सीटों पर हुआ था, अगर आप रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जितने भी लोग हारे हैं उनको भी इसी तरह का बयान देना चाहिए इनके हिसाब से। और इस बयान के क्या मायने हैं, निश्चित तौर पे उनको मीडिया के सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। भाजपा भी जानती है कि उसे मुस्लिम समाज वोट नहीं करता है। बहुत सारे उन्होंने कार्य किए पसमानदा मुसलमानों को बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, या जो भी हो सकता। आज केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जाति देखकर नहीं दी जाती है, वो सभी को बराबर मिलती है। जो उसके हकदार हैं उन्हें लगातार वो सुविधा मिलती है। आपने कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है कि लोगों को वो सुविधा मिली है, लेकिन जब वोट देने की बारी होती है तो वो लोग वोट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश में इस बार के चुनाव में ये भी दिखा कि फेक नैरेटिव जब चलता है तो उसके पीछे उसको ट्रेंड करवाने के लिए कई सारी विदेशी ताकतें भी लग जाती है, और इस देश के बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको आगे बढ़ाने में पूरी तरह से एकजुट हो जाता है। ये सबसे बड़ी इस देश की विडंबना है। इसको जरा सोचिएगा जरूर। और मुसलमान और यादवों तक अगर ये बात होती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि इनका एक अपना सेंटिमेंट है, ये इसके इस पार उस पार नहीं होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा को या एनडीए को बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका वोट नहीं जाता है। पूरा का पूरा क्षेत्रीय समीकरण पे ही वोट जाता है, ऐसा भी नहीं। वोट तो कहीं ना कहीं जाता है, उसकी संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते। क्या भाजपा ने कभी इस बात का, या किसी भी दल ने, ये आज तक मैंने कभी इस तरह के बयान नहीं सुने कि उसने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं उसका काम नहीं करूँगा। व्यक्तिगत तौर पे वो आपकी इच्छा है कि आप किसी का काम करते हैं नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई आपको बोलने नहीं जाता है। लेकिन जब आप एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी समाज से आते हों, आप ऐसी बातें नहीं कह सकते कि तुमने मुझे वोट किया था या नहीं किया था। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और जब कोई पत्रकार
उनसे कोई सवाल पूछने आता था तो उल्टा वो उस पत्रकार से उसकी जाति पूछ लेते थे। तुम ओबीसी हो, ईबीसी हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ये हो, वो हो। ये एक एजेंडा राहुल गांधी ने चलाया था और कहीं ना कहीं यही काम देवेश चंद्र ठाकुर ने किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुशवाहा को भी बोला, वैश्य को भी बोला कि उन्होंने वोट नहीं किया। देवेश चंद्र ठाकुर को अपने क्षेत्र में जाकर घूम घूम कर ये देखना चाहिए, हर बूथ की जानकारी लेनी चाहिए। सभी जगह के आंकड़े आते हैं, किसने कितना वोट किया है और नहीं किया है। वहाँ पर जो एक क्षेत्र है जहाँ कुशवाहा की मौजूदगी करीब करीब 2 लाख है, मैं बताता हूँ जगह का नाम। वहाँ पर इनको करीब करीब 90,000 वोट मिले। ऐसा नहीं है कि इनको वोट नहीं मिला। ये जगह है मैं बताता हूँ उसको आपको, लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कह देने से कुछ होता है। और अगर कुशवाहा जाति वैसे जिनका वो गढ़ रहा है, आपको याद होगा बहुत समय पहले एक बैठक हुई थी वहाँ पर सीतामढ़ी में, जिसमें पूर्व विधायक, एमएलए, एमपी, एमएलसी जितने भी लोग थे, ये सब लोग वहाँ पर जुटे थे। और इनका मानना था कि यहाँ से जो प्रतिनिधित्व करे वो इसी समाज में से कोई ना कोई हो, इसकी वो मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट मिला देवेश चंद्र ठाकुर को। वहीं बगल में अगर आप शिवहर की बात करें तो वहाँ भी रमा देवी का टिकट कट गया था, लवली आनंद को टिकट मिला, वो सीट चली गई थी जदयू को। और दोनों जगह पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की। अगर इनका वोट नहीं मिलता तो जेडीयू जीती कैसे? मतलब जहाँ पर कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है, वहाँ उनकी आबादी 2 लाख के आसपास, वहाँ करीब करीब 90,000 वोट उनको पड़े। और जिस प्रकार से पूरे बिहार का समीकरण है, अगर आप वोटों की बात करें, जातियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई भी जाति 100% किसी को भी वोट नहीं करता। जैसे भाजपा, सभी जानते हैं, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन इस देश की जाति तो बात की बात है। कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो हराने वाले लोग भी हिंदू ही हैं, हिंदुत्व को भी मानने वाले लोग हैं। तो क्या भाजपा उनके साथ अपने रिलेशन खत्म कर देगी? क्या वो काम करना छोड़ देगी? बहुत बार ऐसा होता है कि जो नैरेटिव चलाए जाते हैं वो काम कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। हाँ, कांग्रेस ने जो नैरेटिव चलाया, कांग्रेस क्या पूरी विपक्ष ने, जितने भी लोग इस बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र, 3 बातों को उठाया और कहीं ना कहीं ये तीनों की तीनों बातें लोगों के मन में घर कर गई।
और इसी का नतीजा हुआ कि वोटों का पोलराइजेशन हुआ और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने बहुत तीर नहीं मार लिया, या दूसरी पार्टियां जो ज़्यादा सीटें इस बार जीत गई, बहुत तीर नहीं मार लिया। इस डर के चलते जो वोटों का दुर्विकरण हुआ, इसका फायदा विपक्ष को मिला पूरे देश में। और इसको बयान को अगर देवेश चंद्र ठाकुर के समझते हैं, काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा कैसे हारे ये जग जाहिर। अब इसमें खेल किसने किया ये तो खुल के कोई नहीं कहता, लेकिन जानते सभी हैं। कुशवाहा की वजह से औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा, ये लास्ट की जो सीटें थी, अब जहानाबाद की सीट भूमियारों की वजह से चंद्रवंशी जी हार गए, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बयान देना चाहिए कि हम भूमियार का काम नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा राजपूत की वजह से हार गए, तो उपेंद्र कुशवाहा को कहना चाहिए कि हम आगे कुछ भी होगा हम राजपूत का काम नहीं करेंगे। और इसका इफेक्ट मिथिलेश तिवारी बक्सर से हार गए, उनको कहना चाहिए कि हम ब्राह्मण का काम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का बयानबाजी एक एक नेता करते रहेंगे तो ऐसे तो राजनीति होती नहीं। और इनके मन में क्या है, निश्चित तौर पे इनको आकर इसका समाधान करना चाहिए। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि समाधान करना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं विधानसभा के 2025 में। और अगर जिस प्रकार से बिहार में जातिगत गणना हुई है, अगर उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर 243 सीटों में करीब करीब 215 से 220 सीटें ऐसी है जहाँ पर पिछड़ी जातियों का समावेश है, और वहीं उन्हीं की वजह से चुनाव जीतते और हारते हैं। सवाल इसमें ये भी उठता है कि जब कुशवाहा जाति के बारे में बोला गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने या सम्राट चौधरी ने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पे उस समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको बोलना चाहिए था। और हम लोग भी ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है कि ये समाज किस दो फायदे हैं इसके। एक तो पढ़ा लिखा समाज है, और दूसरा जितना वो फसल उपजाते हैं इस देश में दूसरी कोई जातियां नहीं उपजाती है। जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, उनके मेहनत पे सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। इस दोनों मामले में वो बहुत आगे। और आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। अगर हार जाते और उसके बाद एक बार सवाल उठाते तो फिर भी समझ में आता। आप जीत गए, अगर आप एक वोट से भी चुनाव जीतते हैं तो आप वहाँ के सांसद ही कहलाएंगे, हारने वाला हारा हुआ ही कहलाएगा। उसके बाद इस बयान के क्या मायने हैं ये समझ से परे। और मैंने कहा था इस बार जो लालू यादव ने प्रयोग किया है, MOI के अलावा उन्होंने अचानक से कुशवाहा को सीटें दी, 7 सीटें दी, वहाँ से लोग जीत के भी आए। तो कहीं ना कहीं ये एक
प्रयोग था और इस प्रयोग को, इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होना था लालू यादव को। ये बातें मैंने पहले भी कही थी। इस प्रयोग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में फायदा मिला है, इसको निश्चित तौर पे एक समीकरण के तौर पे लालू यादव, तेजस्वी यादव देख रहे होंगे। और इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि जब 2025 के चुनाव होंगे तो कुशवाहा भी इस बार आरजेडी के रणनीति के एक बहुत बड़े हिस्सेदार होंगे और मुकेश सहनी तो हैं ही। तो ये सारी बातों को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, क्या देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान जानबूझकर दिया है? और क्या अगर इन जातियों को छोड़कर बिहार में आप राजनीति कर सकते हैं, इनके वोटों के बिना आप चुनाव जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कम या ज़्यादा कोई भी जाति वो इम्पोर्टेंट होती है। आप तो वो वोट करे या ना करे, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। और इस बयान से ऐसा लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ये मान के चल रहे हैं, या वो एनडीए को ये बता रहे हैं, नीतीश कुमार हो या मोदी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आप नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। वहीं एज तेजस्वी यादव के लिए बना दिया है। और देखिएगा कि ये इतना आसानी से मामला शांत होगा नहीं, ये आगे तक जाएंगे। और ऐसी स्थिति में इस बयान के अगर कास्केड इफेक्ट पड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार और एनडीए 2025 का चुनाव जीत सकती है? ये देवेश चंद्र ठाकुर को भी बैठकर सोचने की आवश्यकता है। और एक बात, जिस प्रकार से जेडीयू में कुशवाहा को, जब से उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के आप देख लीजिए, जितने भी लोग बाहर हुए या जो लोग वहाँ हैं भी, आज उनकी स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं। और पहले के भी चर्चाओं में हमने कहा है कि जो पार्टी इस दल को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, लवकुश की पार्टी है, उसमें वो एक तरह से धीरे धीरे इसकी सफाई कर रही है। क्या इसके बिना नीतीश कुमार राजनीति कर लेंगे? सम्राट चौधरी को भाजपा ने आगे बढ़ाया है, उन्हें इतना कुछ मिला है, क्या वो इस पे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा लेंगे? ऐसा संभव है?
अगर इनको लगता है कि ये संभव है, इन्हें मुबारक हो, चुनाव आएंगे ही, देखने की बात है, देखते हैं कैसे क्या होता है, उस पर भी पता चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार से कोई नेता बयानबाजी करता है, वो चुनाव जीते हारे, पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कई जगह उनके अपने लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और भाजपा कई सीटों पर अपने ही लोग सपोर्ट न करने की वजह से भी इस देश में चुनाव हारी है। उसके बहुत सारे कारण हैं, धीरे धीरे उस कारण पे भी आएंगे, बात करेंगे कभी दूसरे टाइम में। लेकिन एक जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास करके बिहार जैसा राज्य जो पूरी तरह से जातियों में बटा हुआ है, ये कितना भी कुछ हो जाए, ये जातियों के चक्कर से बाहर आएगा ही नहीं। आज बिहार के पिछड़ेपन का यह भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और यही कारण है कि इस तरह की बातें आप देखेंगे यहाँ पर लगातार चलती रहती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हर किसी को भोगना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे मान कर चलिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अगर समय रहते उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, या उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि उनका कहने का मतलब क्या है। मैंने जो उनके बयान देखे, मुझे तो यही लगा, और मुझे लगता है कि उनका भी कहने का तात्पर्य यही होगा, शायद आने वाले दिनों में मीडिया में वो क्लैरिफिकेशन दें, कि व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का काम नहीं करूँगा, लेकिन एक माननीय के नाते जो काम आएगा वो तो करना है, वो तो ऐसे भी आपको करना है। लेकिन कहावत है ना कि तीर कमान से निकल जाने के बाद वापस नहीं लौटता है। आप उसको कितने भी ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ दिनों तक चलेगा। इससे बेहतर है कि एनडीए को इस पर सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को देखना चाहिए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का खंडन करना चाहिए, क्योंकि जिस कुशवाहा की वजह से अंतिम चरण की 4 से 5 सीटों पर इफेक्ट पड़ा इस चुनाव में, जिसकी वजह से एनडीए 5-5 सीटें हार गई, उन्हें निश्चित तौर पर ये सोचने की आवश्यकता है कि इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार अपने बयानों में यही बात की है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुशवाहा वोट टूटा, उसको कैसे एकजुट करें। वो एकजुटता की बात कर रहे हैं। यहाँ एक नए नए सांसद बने हैं, उन्हें लगता है कि जो है सो वही। और सबसे बड़ी बात सीतामढ़ी की ये परिपाटी है कि जो एक बार चुनाता है वो अगले बार रिपीट भी नहीं होता है। वहाँ अक्सर कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। ऐसे में
ये भी उनको लगता होगा कि एक बार बनना था, इस बार तो बन गए, ऐसे भी अगले बार क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है कि वहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं, पर हो सकता है कि वो पूरे साल ना दिखे, ये अलग बात। लेकिन इस तरह की बातों से किसी भी माननीय को बचना चाहिए। ये अपनी पार्टी के लिए, इस समाज के लिए कहीं से भी अच्छा मैसेज नहीं। तो ये था आज का विश्लेषण। आप सभी से आशा करता हूँ विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।